हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीएल लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी पेपर 2 एसएसटी सेक्शन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक टेबल दी गई है और आपको सही मिलान यहाँ पर करना है। तो देखिए सबसे पहले है गण, संघ, श्रेणी या ग्राम भोजक किसे कहा जाता है। तो देखिए गण हम किसे कहते हैं, हम गण कहते हैं बहु सदस्यों वाला जो दल होता है उसे हम कहते हैं। और उसके बाद बात करें अगर हम संघ की, तो संघ क्या होता है, ये एक संगठन होता है या समूह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं, यूनियन कहते हैं। उसके बाद बात आती है श्रेणी की। तो श्रेणी की यहाँ पर हम बात करें तो श्रेणी आपकी रिलेटेड है व्यापारी संगठन से। और ग्राम भोजक क्या होता है, ग्राम मुखिया होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए का 2, बी का फर्स्ट और सी का 4 और डी का 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। यानी आप एक प्राचीनतम नगर, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है या हम ये कह लें प्राचीनतम नगर है, उस पर एक परियोजना कार्य किया जा रहा है। तो आप छात्रों को किस प्रकार से बताएंगे और किसका उदाहरण देंगे यहाँ पर कि वो जो रही है वो एक प्राचीनतम सभ्यता रही है, परियोजना रहे, नगर रहे हैं। तो इसमें सही आंसर होगा आपका सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं उसका ही आप उदाहरण देंगे, क्योंकि यही भारतीय उपमहाद्वीप में एक फेमस, हम ये कह लें प्राचीनतम नगर सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन से वेतन देता था जो सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति पूरी तरीके से असफल हुई। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसे शार्ट में हम MBT कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने क्या किया था, एक अपने सैनिकों को देने के लिए एक टोकन चलाया था जो कि न तो सोने का था ना ही चांदी का था, बल्कि एक सस्ती मुद्रा से, यहाँ पर चमड़े का सिक्का भी इसके द्वारा चलाया गया। तो एक सस्ती मुद्रा का इसने यूज किया और जिसका प्रयोग कर लोगों ने तमाम कर्ज यहाँ पर चुकाए, और यह जो नीति थी पूरी तरीके से इसकी असफल रही। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक शासक है तुगलक वंश का। अगला क्वेश्चन है, इमारतें और किले हमें क्या समझने में सहायक होते हैं। यानी जो भी हमारे इमारत होते हैं और जो भी फोर्ट्स होते हैं, किले होते हैं, उनसे हम क्या समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता, उसके बाद राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना, उसके बाद आता है जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण के महत्व को। देखिए जन प्रशंसा ये हमारा सही आंसर होगा। उस काल में लोगों का तकनीकी और परिष्कृत कौशल को, यहाँ पर हम ये दो चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सही आंसर होगा सी और डी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी और डी। अगला क्वेश्चन है, मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता था। तो देखिए अलग अलग नाम हुआ करते थे मराठा में। मराठाओं की अगर हम बात करें तो मराठा सेना में जो कृषक पशुचारक थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, उन्हें कहा जाता था कुंबी। तो कुंबी नाम से उनको जाना जाता था। उसके अलावा देशमुख और सर देशमुख और चौथ, दो प्रकार के कर भी हुआ करते थे मराठा शासनकाल में। और पेशवा एक हम ये कह लें प्रमुख जो होता था मराठा सेना का, उसे हम पेशवा कहते थे। सूबेदार जो अदर टर्म्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थी। देखो जो नाथपंथी हैं और जो सूफी हैं उनके बीच में कौन कौन सी समानताएं थी वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कर्मकांड का अनुसरण, तो ये देखिए समानता नहीं थी बल्कि अलग अलग था। सूफियों के अलग कर्मकांड हुआ करते थे और नाथपंथियों के अलग कर्मकांड थे। फिर है श्वसन के व्यायामों का अभ्यास, ये दोनों में समान था। और संसार का परित्याग, तो ये भी समान था। जो सूफी संत थे वो भी संसार का परित्याग करते थे और जो हमारे संत होते हैं, हम करें नाथपंथी हैं, वो भी संसार का परित्याग करते हैं। तो सही आंसर होगा बी और सी। तो बी और सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में
सही विकल्प चुनें, यानी कौन कौन से विकल्प यहाँ पर सही है औपनिवेशिक काल में। और जो बात की जा रही है वो की जा रही है सेंट्रल इंडिया के आदिवासियों के बारे में, जो ट्राइबल हम ये कह लें पॉपुलेशन थी, तो उसका जीवन संकट यानी जीवन यापन संकट में था। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही औपनिवेशिक काल आया तो उनका जीवन संकट में हो गया, क्योंकि जो आदिवासी हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड है पूरी तरीके से नेचर में। और यहाँ पर जब औपनिवेशिक काल आया, यानी यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा कई सारे जो अत्याचार हैं वो किए गए। बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहता था। तो ये भी हमारा कथन सही है। उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे। तो ये भी यहाँ पर सही है, यानी हम ये कह लें ए, बी और सी तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया। तो बी आर अम्बेडकर जो कि दलितों के मसीहा जिन्हें माना जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया। और वो कौन सा था? सामूहिक भोज, अंतरजातीय विवाह, विरोध प्रदर्शन या मंदिर प्रवेश। तो सही आंसर होगा मंदिर प्रवेश। तो जैसा कि पहले हम देखते थे, अगर हम प्राचीन समय में बात करें या अभी की बात करें 1925 या 27 की बात करें, स्वतंत्रता के पहले की बात करें, तो यहाँ पर जो दलित थे उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था और कई सारे जो अदर चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो मंदिर में प्रवेश को लेकर ही वी आर अम्बेडकर ने यहाँ पर आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था। तो वेद समाज आपको बताना है किसके यहाँ पर विचारों से प्रेरित था, तो वो था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो इन्हीं के विचारों से, यानी ब्रह्म समाज के विचारों से ही वेद समाज भी प्रेरित था। उसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन के साथ सही रूप से मेल खाते हैं। तो आपको बताना है कौन कौन यहाँ पर सही रूप से मेल खाते हैं। तो पीछे ही हमने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पर जो विवेकानंद है वेद समाज, ये गलत आंसर होगा, क्योंकि विवेकानंद ने यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ना कि वेद समाज की। राम मोहन राय प्रार्थना समाज, ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि प्रार्थना समाज हमने आपको पीछे बताया आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापना की गई थी। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर ही यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यानी आंसर सही होगा केवल सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। यानी ऐसी कौन सी घटना रही चार कथन में जिसके लिए यानी ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में आंदोलन शुरू हुए। तो इनमें अगर हम बात करें तो आर्म्स एक्ट पारित किया गया था और भारतीयों द्वारा हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तो ये बात सही है। अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया कि जो भारतीय हैं अपने पास हथियार नहीं रखेंगे, जिससे वो क्या न कर सकें, अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा न कर सकें, इसलिए उनसे अधिकार छीन लिया गया हथियार रखने का। फिर आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इस एक्ट को पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना न की जा सके। अगला क्वेश्चन है यानी अगला कथन है इल्बर्ट बिल, जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, उसको वापस ले लिया गया था। यानी सीधी सी बात यह थी कि ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और जो मुकदमा चलाया जाएगा वो सिर्फ भारतीयों पर चलाया जाएगा। तो ये भी हमारा कथन सही है। बाल विवाह निषेध एक्ट को 1929 में पारित किया गया, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी इसके लिए राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं स्टार्ट किए गए थे, बल्कि ऊपर वाले तीनों कारण थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल है वो आज का बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल आज का वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पर बंगाल का विभाजन लोगों की बिहार और उड़िया भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया था। तो देखिए ऐसा कोई भी यहाँ पर
विचार नहीं था। अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे, तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे लोगों में फूट पड़ जाए और बंगाली नेताओं का जो प्रभाव है वो कम पड़ जाए। क्योंकि जब हम वहाँ से अलग अलग कर देंगे, हिंदू मुसलमान अलग कर देंगे, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल बना देंगे, तो जो बंगाली नेताओं का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो ये बात हमारी सही है। यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ये भारतीयों के हित में नहीं थी, बल्कि भारतीयों के अहित में थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा केवल बी, यहाँ पर सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का क्या अभिप्राय था। तो देखिए, आरंभिक तौर पर यानी जो विधायिका है या सरकारी नौकरी है उसमें सीटों का आरक्षण दिया गया, यानी वहाँ पर हम ये कह लें जनरल के साथ या अनरिजर्व के साथ वहाँ पर SC ST आज भी आप देखते हैं हर एक नौकरी में आपको यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। SC ST को आरक्षण दिया जाता है। उसके अलावा जो भी फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको भी यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। और ये सब किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है समाज में व्याप्त असमानताओं को खत्म करना और लोगों को आगे बढ़ने में सहयोग देना। तो इसके लिए ही आप विधायिका देखें या फिर आप सरकारी नौकरी देखें, सभी जगह सीटों का इसीलिए आरक्षण किया जाता है कि ये जो असमानता है समाज में ये यहाँ पर खत्म हो और लोग आगे बढ़ने में यानी इनको सहयोग मिले, जो भी पिछड़े हुए लोग हैं। तो ये यहाँ पर इसका सही कारण है। अगला क्वेश्चन है, पठार के संबंध में यानी कि प्लेट्यू के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है, बिल्कुल सही बात है। आप वो डेक्कन प्लेट्यू देखें या फिर अन्य कोई पठार देखें, सभी में आपको खनिजों की प्रचुरता देखने को मिलेगी। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही बात है। जो लावा पठार होगा तो उसी से ही काली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। कपास की खेती के लिए आप देखते हैं कपास की खेती बड़े पैमाने पर काली मिट्टी में की जाती है। फिर है, पठारी क्षेत्र मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। तो ये कथन कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि जो पठारी क्षेत्र हैं मनुष्यों के लिए सबसे उपयोगी वो नहीं होंगे, बल्कि जो समतल वाले इलाके हैं वो मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी होंगे। फिर है, पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। पठार होगा यानी वहाँ पर आपको ऊंचे और नीचे स्थान देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर वाटरफॉल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा A, B और D। केवल A, B और D सही है, C यहाँ पर सही कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद हमारा बीच में छूट गया, नहीं ठीक है। यहाँ पर जो कथन और वो दिए गए हैं यहाँ पर और बात की गई है, सभी देशों ने निश्चय किया कि यामोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। तो देखो जो सभी देश हैं उन्होंने क्या किया, निश्चय किया कि जो यामोत्तर की गिनती है, देखिए यहाँ पर हिंदी थोड़ी सी आपको टफ लगेगी, इसीलिए इसकी हम इंग्लिश भी देख लेते हैं। तो ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट ऑफ मेरिडियंस शुड बिगिन फ्रॉम द रेफरेंस लाइन और ऑल मेरिडियंस, यानी यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली यामोत्तर रेखा की, जिसकी जो गिनती है संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। उसके बाद सभी देशांतरीय यामोत्तरों की जो लंबाई है वो यहाँ पर समान होती है। तो ये भी कथन हमारा सही है कि बिल्कुल सभी देशों ने जो निश्चय किया यामोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से ही, जिस प्रकार से आप देखते हैं GMT लाइन, देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई भी समान होती है, ये भी सही है। यानी A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न जोड़ों पर विचार करें। तो यहाँ पर है उत्तर अयनांत 21 जून, दक्षिण अयनांत 22 नवंबर और विषुव। देखिए विषुव जो कंडीशन होती है इसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं इंग्लिश में, और जब यानी दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स पोजीशन कहते हैं। और ये दो बार हमको देखने को मिलती है, एक तो 21 मार्च और एक आपकी 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो दिन और रात की अवधि है वो यहाँ पर बराबर होती है, दोनों ही विषुव कहलाते हैं। तो ये हमारा जो सेंटेंस है यानी C नंबर जो है ये जोड़ा यहाँ पर सही है। फिर आता है उत्तर अयनांत,
यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़े दिन की बात की जा रही है। अयनांत का मतलब यहाँ पर सोलिस्टाइस, जिसे हम सोलर सोलिस्टाइस कहते हैं, वो 21 जून को होता है। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध का, और भारत यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। तो ये भी हमारा जो सेंटेंस है वो सही है। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, ना कि 22 नवंबर को। तो ये हमारा यहाँ पर गलत होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? शीत संक्रांति कहते हैं। तो शीत संक्रांति कहें, दक्षिण अयनांत कहें, या फिर हम इसे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहें तो वो है 22 दिसंबर, और उत्तर अयनांत कहें या ग्रीष्म संक्रांति कहें, ये जो है हमारा 21 जून को। तो यहाँ पर जो सही होगा वो कौन सा होगा? केवल ए और सी सही होगा। और इंग्लिश में भी अगर आपको देखेंगे तो ये आप देखिए, देख सकते हैं, अगर वहाँ पर अयनांत थोड़ा सा टफ हिंदी हमको देखने को मिल रही है। तो समर सोलिस्टाइस होता है 21 जून को, विंटर सोलिस्टाइस होता है 22 दिसंबर को। तो ये 22 नवंबर दिया हुआ है, यानी इसीलिए ये गलत है। फिर इक्विनॉक्स आपको 21 मार्च दे दिया जाए और 23 सितंबर दे दिया जाए, दोनों ही सही हैं इक्विनॉक्स की पोजीशन में। अगला क्वेश्चन है फिर हमारा, यहाँ पर आता है ग्रीनिश। ये ग्रीनिश नहीं है, इसे ग्रीनविच या जिसे जीएमटी टाइम हम कहते हैं। जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? तो देखिए, ये लंदन से हमारी लाइन होकर गुजरती है जिसे जीएमटी लाइन है, और इसी से पूरे यानी विश्व का जो समय निर्धारण है वो किया जाता है। जीएमटी से ही हम समय निर्धारण करते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा, और पिछली क्लासेज में हम आपको पढ़ा भी चुके हैं कि भारत का जो समय है वो जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। तो देखिए, जो भी जीएमटी लाइन से पूर्व के, अगर आप जीएमटी लाइन से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? समय प्लस होगा, और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो समय माइनस होगा। अब बात की जाए कितने डिग्री में क्या होगा, तो देखिए 1 डिग्री बराबर यहाँ पर क्या होगा? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होगा। और पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो यानी समय बढ़ेगा, प्लस में होगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय माइनस में होगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है 25 डिग्री पश्चिम की। तो पश्चिम का मतलब यहाँ पर आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय घटेगा, और 25 डिग्री इंटू 4 यानी कि 100 मिनट आपका टाइम हो गया, और ये होगा माइनस। और किस में माइनस होगा? 12 बजे में माइनस होगा। तो यानी 60 वो आपके हो गए, यानी अगर हम इसको तोड़ें तो 60 मिनट, ये आपका 1 घंटा बचा, फिर 40 मिनट बचे। इतना समय आपको घटाना होगा, और जब 12 बजे में आप 1 घंटा 40 मिनट घटाएंगे तो ये होगा आपका 10:20 पूर्वाह्न। तो ये सही आंसर होगा ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जो जीएमटी लाइन है उसके आप पूर्व में जाएंगे 1 डिग्री जाएंगे तो 4 मिनट का यहाँ पर फर्क होगा। पूर्व में जाएंगे तो बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर घटेगा। तो ये चीज़ आपको इससे जुड़ी हुई याद रखनी है, देशांतर लाइन जीएमटी लाइन से रिलेटेड। और इस प्रकार से आप समय को काउंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जो समय है वो कहाँ पर कितना होगा, अगर आपको यहाँ पर डिग्री पता हो। अगला क्वेश्चन है, ए और बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क नहीं होता। तो देखिए, भूमध्य रेखा के पास जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय कौन से होंगे? जो भूमध्य रेखा के पास पाए जाएंगे, लेकिन उसमें भी 2 कैटेगरी है, पर्णपाती या सदाबहार। तो देखिए, एक आपको टर्म दिया गया अत्यधिक वर्षा, और अत्यधिक वर्षा भूमध्य रेखा के पास देखने को मिलती है, और इसीलिए वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ABC कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्षेत्रफल 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए, ये यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमारा सही नहीं है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 10.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर नहीं है। ट्यूनीसिया देश का सबसे बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है। बिल्कुल सही बात है, सहारा रेगिस्तान आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, और ट्यूनीसिया देश का बड़ा हिस्सा इससे आच्छादित है।
फिर है सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल हैं, तो ये भी सेंटेंस हमारा सही है। तो बी और सी सही है जबकि ए गलत है, ये हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक हम ये कह लें क्रमबद्ध कीजिए। निम्न परत कौन सी होगी, उच्च कौन सी होगी? तो यहाँ पर देखिए जो निम्न परत होगी सबसे पहले यहाँ पर आएगी भूमि परत, फिर आएगी तरुण वृक्ष, फिर आएंगे वितान, और उसके बाद जो झाड़ीदार परत है वो आएगी, और फिर उद्गामी परत आएगी। तो इस प्रकार से इसे आपको क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। और आप यहाँ पर भी इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो ग्राउंड लेयर हो गई हमारी, इमरजेंट लेयर हो गई, कैनोपी हो गई, यंग ट्री हो गए, और श्रब लेयर हो गई। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा वो होगा ए, डी, सी और ई, बी। तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और लगभग 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर एसएसटी सेक्शन के डिस्कस किए विद डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।